हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बात करते हैं कल पूछे गए अभ्यास प्रश्न की। पूछा गया था, निम्न में से किस समुदाय का संबंध आषाढ़ी बीज नामक उत्सव से है? ऑप्शंस है नागा समुदाय, संथाल समुदाय, कच्छी समुदाय या पारधी समुदाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी बीज के मौके पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। कच्छी नव वर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर मनाया जाता है। इसे बारिश की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छी समुदाय अपनी महान संस्कृति और वीरता के लिए जाना जाता है। कच्छी समुदाय का संबंध मुख्यतः गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से है। तो कल के अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कच्छी समुदाय है। आज के सेशन का पहला सवाल, निम्न में से किस राज्य में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए जल्द ही इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है? ऑप्शंस है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। राजस्थान राज्य में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद व्यक्तियों को रियायती दरों पर दिन में 2 बार पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से इसके कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी की जाएगी। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 2, जापान द्वारा सिनकाकू और चीन द्वारा डियायू कहे जाने वाले विवादित आइलैंड निम्न में से किस जल क्षेत्र में अवस्थित हैं? ऑप्शंस हैं जापान सागर, पीला सागर, दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर। हाल ही में जापान द्वारा विवादित सिनकाकू आइलैंड्स का नाम एवं प्रशासनिक स्थिति को बदलने को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की है। इन आइलैंड्स पर चीन का भी दावा है और इन्हें चीन में डियाओयू कहा जाता है। इन आइलैंड्स की अवस्थिति पूर्वी चीन सागर में है। गौरतलब है कि इन आइलैंड्स पर ताइवान भी अपने अधिकार का दावा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? ऑप्शंस है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या कनाडा। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के हिस्से के रूप में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक रिसर्च के तरीकों को प्राचीन भारतीय योग अभ्यास से जोड़ते हैं। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में दिए अपने प्रसिद्ध भाषण के माध्यम से दुनिया को भारतीय योग के आयामों से परिचित कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बैथीमेट्री शब्द चर्चा में रहा है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं समुद्र तल का अध्ययन, नदियों में प्रदूषण का अध्ययन, चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज या मिसाइल तकनीक। बैथीमेट्री शब्द का संबंध महासागर, समुद्र या झीलों के तल के अध्ययन से है। जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और GEBCO के सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2030 तक पूरे महासागरों के तल के मानचित्रण की परियोजना चलाई जा रही है, जिस कारण यह शब्द चर्चा में है। इस परियोजना के तहत समुद्र तल के आकार और गहराई की माप की जाएगी, जो समुद्र के संचलन, ज्वार और बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट सहित कई प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायक है। शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक विश्व के महासागरों के तल के लगभग 5वें यानी 1/5 हिस्से की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र तल का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश मरुस्थलीय टिड्डी यानी डेजर्ट लोकस्ट नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश है? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल या बांग्लादेश। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिले में टिड्डी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दुर्गम क्षेत्रों और ऊंचे पेड़ों पर ड्रोन के द्वारा कीटनाशकों का हवाई छिड़काव किया जा रहा है। मरुस्थलीय टिड्डी एक फसल नष्ट करने वाला प्रवासी कीट है।
इन दिनों देश के कई हिस्सों में मरुस्थलीय टिड्डी दल का हमला देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए वाहन पर लगाए जाने वाले स्वदेशी ULV स्प्रेयर का भी विकास किया जा रहा है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग DAC&FW ने इसके स्वदेशी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत को टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बताते हुए इसकी सराहना की है। तो एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, भारत। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना जिनके लेखा कंपनी अधिनियम के अनुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। कथन 2, लोक उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। उपरोक्त में से क्या लोक उपक्रम समिति के कार्यों में शामिल है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। लोक उपक्रम समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। लोकसभा के नियमों में वर्णित लोक उपक्रमों जैसे दामोदर घाटी निगम, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना। ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना जिनके लेखा कंपनी अधिनियम के अनुसार सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। ऐसे कोई भी अन्य विषय जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कार्यों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्राक्कलन समिति के बारे में सही है या है? पहला कथन है, यह समिति सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। दूसरा कथन है, इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं। ऑप्शंस की बात करें तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति की तरह सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसे स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से नहीं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह समिति गठित की गई थी। 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई और तब से यह संख्या इतनी ही है। इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राक्कलन समिति का कार्य लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद शुरू होता है। दूसरा कथन है, बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए ही प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस की बात करें तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। प्राक्कलन समिति का कार्य लोकसभा में बजट पेश किए जाने के बाद शुरू होता है। बजट में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है। यह समिति बजट के विभिन्न पक्षों की जांच करके निम्नलिखित विषयों पर अपने सुझाव देती है। इन सुझावों में शामिल है, अनुमानित खर्चों के संबंध में किस प्रकार मितव्ययता बरती जा सकती है तथा संगठन में ऐसे कौन से प्रशासनिक सुधार लाए जा सकते हैं जो मितव्ययता के पक्ष में हों। सरकारी प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए कौन सी वैकल्पिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं। बजट में जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनकी सीमाओं में रहते हुए ही खर्च प्रस्तावित किया गया है या नहीं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति के बारे में सही नहीं है? अब कथन एक बार देखते हैं। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, सरकारी प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए कौन सी वैकल्पिक नीतियां अपनाई जाए इस पर सुझाव देना, संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना, कोई अन्य विषय जो समिति को अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया हो उसकी जांच करना। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना,
यह देखना कि केंद्र सरकार की सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो समिति को अध्यक्ष द्वारा सौंपा गया हो या जिसे समिति उचित समझे। सरकारी प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए कौन सी वैकल्पिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं, इस पर सुझाव देने का कार्य प्राक्कलन समिति का है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया था सही नहीं है, तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से कथन विभागीय स्थायी समितियों के बारे में सही हैं? कथन पहला, इनका उद्देश्य कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। दूसरा, प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। कूट की बात करें तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपरोक्त सभी। लोकसभा की नियमावली समिति की सिफारिशों के आधार पर 1993 में पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी। इनका उद्देश्य कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष प्रत्येक समिति के लिए 30 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा का सभापति 15 सदस्य मनोनीत करता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता और यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो उसे उसी तिथि से समिति की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में बेडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान या चीन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।